और सुना जिन प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एससीओ होने जा रहा है, ये समिट, ये कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है, शंघाई ताउन तंजीम। और इसी के दौरान कुछ सियासी जमातें यानी कि पीटीआई की तरफ मेरा डायरेक्ट इशारा है कि वो कह रहे हैं कि हम 15 तारीख को एहतजाज करेंगे। ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि मुल्क के अंदर एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, समिट होने जा रही है, दूसरी तरफ एहतजाज किया जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जो ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की है, दुबई से लेकर अमेरिका से लेकर यूरोप तक, वहां पीसफुल माहौल होता है। जितना पीस होगा उतनी इन्वेस्टमेंट होगी। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उज़मा कामरान साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है इकोनॉमिस्ट हैं, मौसी तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं और बिजनेस करती हैं, खुद बिजनेस से रिलेटेड हैं, मुरकलाई साहिबा वीडियो कॉल पे हैं दुबई से। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज, आपका बहुत शुक्रिया। मैं पहले ही आपकी तरफ आऊंगा। आपको पता है कि आप मुर्क साहिबा दुबई में बैठी हुई हैं। जितना पीस होगा, जितना अमन होगा, जितना इस्तेकाम होगा, उतनी बिजनेस एक्टिविटीज होंगी। गवर्नमेंट का काम है कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट एक मुहैया किया जाए, पैदा किया जाए, तो इन्वेस्टर आए और अपना पैसा लगाएं। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, मैं आपकी बात को बिल्कुल तरजीह इस चीज की रहती हूँ कि इंसान सबसे पहले अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहता है। पैसा चाहे वो कहीं से भी किसी भी कंट्री से अर्न करे, बट जहां पर आपको सेफ्टी, आपकी फैमिली को सिक्योरिटी नहीं होगी तो वहां पर कंफर्टेबल फील ही नहीं करेगा। सही। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एससीओ होने जा रहा है। आपको पता है ये बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है। आप बाहर की कॉन्फ्रेंसेस में होती हैं, एक कॉन्फ्रेंस पीसफुल माहौल में हो, क्या कहेंगी इस हवाले से? मैं बस यही कहूंगी कि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, मैं चाहूंगी कि हमारे कंट्री के हालात बेहतरी की तरफ जाएं और हम सिर्फ हर किसी को, अपने दूसरी कंट्री के लोगों को यही एडवाइस करेंगे कि अगर हम लोग एक साथ हो जाएं और एक साथ ही इस तरह का कोई ऐसा पॉइंट उठा के उसके ऊपर बात करें या उस चीज को फॉलो करें तो हमारी कंट्री के हालात बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं। आप वीडियो कॉल पे रहें। उज़मा साहिबा, एससीओ जिस तरह मुल्क ने भी कहा कि एक स्टेबिलिटी हो मुल्क के अंदर, पीटीआई का रवैया आपके सामने है एहतजाज का, जिस तरह, क्या कहेंगी इस हवाले से? पीटीआई के फैसले मुस्तकबिल में भी और अभी भी जो ये फैसले कर रहे हैं, ये हमेशा इनके लिए ज़हर कातिल साबित हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप देखें ना, जब हमारा एससीओ इजलास होने जा रहा है और जब पूरे दुनिया का सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुल्क पाकिस्तान की तरफ होगा, उस वक्त एहतजाज की कॉल देना ये मुल्क दुश्मनों का साथ देना है। क्यों? क्योंकि देखें ना, मुल्क दुश्मन चाहते हैं कि ये समिट कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं हो, जिसका ये साथ देते हुए हिस्सा बन रही है पीटीआई। अगर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब नहीं होती, अल्लाह ना करे, तो क्या आप समझते हैं पीटीआई वर्कर्स को पाकिस्तान में मुंह छुपाने की जगह मिलेगी? मुझे नहीं लगता। और ये बात करते थे रियासत मदीना की, तो रियासत मदीना की बात करने वाले, जब फ़लस्तीन के ऊपर हमारा एससीओ हुआ था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, तो तब कहाँ थे ये रियासत मदीना की बात करने वाले, मुसलमानों की बात करने वाले? इन्होंने तो सवालिया निशान खुद उठाया अपने ऊपर। आए ही नहीं उसमें, जब आए ही नहीं, शरीक नहीं हुए, जबकि रियासत मदीना और मुस्लिम उम्मा की बात करने वाले जब उस एहतजाज का हिस्सा नहीं बने, और अब 15 अक्टूबर को एक और ये प्लान बना के बैठे हुए हैं कि मुल्क की साख खराब की जाए, मुल्क का बैड इम्पैक्ट जाए। हमारे पास खुशाइन बात है कि दूसरे ममालिक से सियासतदान आ रहे हैं, हमें उनको वार्म वेलकम करना चाहिए। उसके ज़रिए मुल्क की बका होगी, रियासत जो है हमारी बेहतरी की तरफ जा सकती है। रियासत के लिए खुशाइन बात है और अल्लाह पाक ये कॉन्फ्रेंस
बिल्कुल कामयाबी के साथ आपको पता है किसी को अगर एहतजाज भी करना है तो एससीओ के बाद, इस समिट के बाद, इस कॉन्फ्रेंस के बाद करें, क्या कहेंगे? इम्तियाज़ भाई, पूरी दुनिया में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और मुल्क की एसओपीज़ को फॉलो करते हुए सियासी जमात एहतजाज की या जो भी मुजाहरे होते हैं उनकी कॉल देती है, मगर बिलखुसूस 15 अक्टूबर को टारगेट करते हुए एहतजाज की कॉल देना, इसका तो साफ मतलब जाहिर है कि आप मुल्क दुश्मनों के साथ खड़े हो गए, आप मुल्क के बका में तो नहीं हैं। ये एहतजाज की कॉल जो है 15 अक्टूबर के बाद भी हो सकती थी, 15 अक्टूबर के बाद क्यों नहीं की गई? क्यों? क्योंकि जिस दिन पूरी दुनिया का सोशल मीडिया पाकिस्तान की तरफ होगा उसी दिन इन्होंने अपनी फिसादी फितरत को आगे पहुंचाना है। मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है नुसरत वाई साहिबा, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, हम उसको भी लेंगे। मुर्ख साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जी। जिस तरह आप दुबई के अंदर हैं, आपको पता है कोविड से पहले बिजनेस एक्टिविटीज को एक बड़ा झटका था, अब बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं। मिडिल ईस्ट आपके सामने है, जिस तरह लेबनान हो, जिस तरह गजा हो, ये जिस तरह जंग चल रही है, उससे आपको लग रहा है कि बिजनेस एक्टिविटीज को, इकोनॉमी को, आपको पता है उससे नुकसान हो रहा है, क्या कहेंगी आप? देखें, जो भी ये मिडल ईस्ट के अंदर जो भी जंग चल रही है, जो भी हो रहा है, उसका मैं सबसे पहले जो मैं नोटिस कर रही हूँ कि उसका असर यूएई के अंदर पड़ा है। बट लेकिन यूएई उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर हर चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो रही हैं हर किसी के लिए, ना कि सिर्फ हम ये कहेंगे कि हम दूसरी कंट्रीज़ को वेलकम करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी मेजॉरिटी है, पाकिस्तान के लोग इतने ज़्यादा हैं जो यहाँ पर बड़ी बड़ी, आप सबसे बड़ा फर्म है जिसे मैं, जहाँ पे मैं काम करती हूँ, जिससे मैं रियल एस्टेट बोलूँगी, यहाँ पे टॉप 5 जो कंपनीज हैं उसमें टॉप 2 जो हैं वो पाकिस्तानीज हैं, वो पाकिस्तानी रन कर रहे हैं। तो आप सब यही चीज़ देखें कि चाहे जहाँ भी, हाँ, अभी जो भी ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी ये लड़ाइयाँ वगैरह चल रही हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दुबई में पड़ा है, बट दुबई और ग्रो कर रहा है क्योंकि कंट्री को और क्या ही चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी दे रही है, वो तो यहाँ पर दूसरी कंट्रीज हैं वो छोड़ के दुबई मूव कर रहे हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल रही हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो रही है उनकी। दैट्स इट। नुसरत वाई साहबा मेरे साथ हैं, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रही चुकी, अभी भी मरकजी क़यादत है। नुसरत साहबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी, बहुत शुक्रिया। नुसरत साहबा, एससीओ होने जा रहा है, शंघाई तंजीम, आपको पता है शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस होने जा रही। शंघाई ताउन तंजीम एक बड़ी इंपॉर्टेंट अहम समिट है, कॉन्फ्रेंस है। अब इस पे एहतजाज की कॉल देना, बड़ी तनकीद हो रही है तहरीक इंसाफ के ऊपर, क्या कहेंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ अपने प्रोग्राम में लेने का मुझसे। देखें, बात यह है कि हमारी डिमांड कोई ऐसी नहीं है कि जिसको हम कहा जाए कि बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। जब खान साहब के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है तो वो ना किसी से बात कर सकते हैं, ना मिल सकते हैं, ना उनके बारे में कोई खबर बाहर आ सकती है। तो उस सूरत में मुझे बताइए वर्कर्स क्या करेंगे? आपको पता है कि हमारे बहुत सारे लीडर इसके अगेंस्ट हो रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं करेंगे, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, इस तरह की चीज। लेकिन वर्कर्स को किस तरह तसल्ली दी जाए? हमारी डिमांड सिर्फ इतनी सी है, 10 मिनट के लिए सिर्फ उनकी बहन को मिला दें, या जो खान साहब के डॉक्टर हैं उनको मिला दें, या कोई जो रिलायबल वकील है उसको मिला दें, सिर्फ 10 मिनट के लिए, ताकि वो आके बाहर आवाम को बता सके कि इज ऑल राइट। क्योंकि जिस तरह की कंफाइनमेंट में उनको किया है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि he couldn't move, he couldn't walk, he couldn't do his exercise, even the person who is making his food वो तक वहाँ पे नहीं है। और वो एक जो आम कैदियों को खाना मिलता है, पता नहीं कितना पानी होता होगा उसमें और क्या चीज, किस किस्म की दाल होती होगी कंकर में भरी हुई, वो उनको दिया जा रहा है। और उसके बाद उनके पास जो मशक्कती है वो भी नहीं है, वो कपड़े भी अपने खुद धोएंगे, और नहाने के लिए जो उनको लेके जाया जाता था दूसरे बाथरूम में वो भी बंद हो गया है, वॉक भी बंद हो गई। ये सारी खबरें हैं, इसमें किसी को नहीं पता कि क्या चीज सही है और क्या चीज सही नहीं है। तो इस तमाम सस्पिशन से निकालने के लिए हुकूमत से एक रिक्वेस्ट हो रही है कि 10 मिनट के लिए उनकी वो बहन जो कि बाहर है, नौरीन खानम, उनसे मिलने दिया जाए। अगर वो उनसे मिलने दे देते हैं तो मुझे बताएं इसमें क्या बुरी बात है?
हाँ नुसरत भाई साहबा, जिस तरह मुर्ख साहिबा भी हैं दुबई से, आपको पता है, और स्टूडियो में उज़मा साहिबा भी है, आप कह रही हैं कि मुलाकात करवाएंगे तो फिर एहतजाज नहीं करेंगे आप? नहीं होगा, बिल्कुल फिर एहतजाज नहीं होगा, सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं कि ये जो है ना मुलाकात नहीं करवाई जा हमें पता रही, नहीं है कि हाँ वो किस हाल में। इसका पता नहीं है। अब मैडम एक चीज तो ये, दूसरी चीज आपको पता है आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आपकी क़यादत भी कंटिन्यू मुलाकात है, और आपने आईनी अदालत को रद्द किया है, बैरिस्टर गोहर खान ने उसको रद्द किया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? इसके ऊपर भी आपको कंसर्न्स हैं? क्या कहेंगी, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या कहेंगी इस हवाले से? देखिए, कंसर्न तो है, ये आईनी अदालत वो बन रही है जिसमें इसके बाद इंसानी हुकूक खत्म कर दिए जाएंगे। इसके बाद इजाजत होगी कि आप किसी, वैसे तो अभी भी इजाजत है, किसी के घर में भी घुस जाएं, तोड़ फोड़ करें, चीजें तोड़ें, बंदों को मारें और उनको अरेस्ट करके ले जाएं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला। वैसे तो ये सिचुएशन पिछले 2 साल से चल ही रही है पीटीआई के लोगों के लिए। कितने लोगों के फार्म हाउस तोड़े गए, उनके घर तोड़े गए, उनकी फैक्ट्रियां तोड़ी गई, इतने लोग, एम्प्लॉयमेंट उनकी खत्म हुई, सब कुछ खत्म हुआ। तो ये वाली चीज वैसे तो चल रही है, लेकिन अगर इसको आईन इसका बना दिया जाएगा और कहा जाएगा नहीं यू आर अलाउड टू डू एनीथिंग, तो उस पर फिर बहुत ज्यादा आप समझे कि रिजनमेंट है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई इस किस्म के आइन में हिस्सा बने, क्योंकि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो आइन बनाया था वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा, बहुत प्रॉपर था। पिछली दफा जब जरदारी साहब सदर मुमलिकत बने थे तो उस वक्त उन्होंने एक अमेंडमेंट की थी, 18 अमेंडमेंट जिसको कहते हैं। उस 18 अमेंडमेंट के तहत सूबों को अलग से पैसे मिलने शुरू हुए, जिसके बाद वो अपने सूबे का ख्याल रख सकते थे। तो ये वाली चीज की उसको मान लिया, हर एक ने मान लिया। हालांकि उसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये कि सेंटर के पैसे खत्म हो गए, कम हो गए। सही। मुर्ख साहबा, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आपको पता है महंगाई बहुत ज्यादा, अब गवर्नमेंट कह रही है कि महंगाई कम हुई है, वो फैक्ट्स एंड फिगर दे रहे हैं, कुछ इंडिकेटर्स बेहतर भी हैं। इसी तरह कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है और इन्फ्लेशन जो है दुबई के अंदर भी इसी तरह बढ़ी है, क्या कहेंगी? दुबई के अंदर अगर कोई चीज बढ़ती है या अगर किसी चीज के अंदर जो आप कहते हैं महंगाई बढ़ती है, तो वो अपनी आवाम के लिए उनकी सैलरीज की, उनके जो परसेंटेज होते हैं उसके अंदर और ईज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ के अंदर अगर आपको महंगाई मिल रही है, अगर यू आर नॉट या यू कांट अफोर्ड अपनी सैलरी के अंदर अपनी चीजें, अपनी नेसेसिटी, बट वो उस चीज का ये भी एक प्रिविलेज हमारे पास होता है कि वो आपको आपकी परसेंटेज के हिसाब से ही आपकी सैलरी इंक्रीज करती है, आपका इंक्रीमेंट करती है, क्योंकि वो कुछ ऐसे रीजंस होते हैं कि उनको अब महंगाई करनी पड़ती है। क्योंकि अभी आपको देखें, दुबई सिर्फ पाकिस्तान के लिए महंगा है, यूरोप कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए दुबई महंगा नहीं है, इट्स चीप। अब डॉलर और दिरहम्स को साथ में देख सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो वो हमारे मुल्क के लिए महंगा हो सकता है, वो यूरोप कंट्री जो भी आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत चीप है। इवन वो तो उनको हर चीज यहाँ पे बहुत इजीली हर चीज अवेलेबल है। तो मैं सिर्फ अपने एशिया के लोगों को साइड हटा के, यहाँ पर मुझे इतना साल हो गए हैं, जर्मन के लोग, यूरोपियन, यूएसए के जितने भी हैं, वो यहाँ पर आके अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसको आंखें बंद करके दूसरों के हवाले करके जा रहे हैं कि बस हमें आरओआई मिल रही है, हमें अपनी चीज पे कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है, देन वी डोंट नीड टू गेट वरी कि हमें किस चीज की कोई बीच में आगे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि दुबई दुनिया के अंदर सबसे टॉप पर जा रहा है और मैं सच में बहुत इस चीज के लिए बहुत खुश हूँ कि मतलब मैं इस कंट्री की लाइन ड्रॉप हुई है। मुर्ख साहिबा, आप टेलीफोन लाइन पे रहे, आपकी लाइन ड्रॉप हुई थी। हम हमारे साथ वीडियो कॉल पे हैं उज़मा साहिबा। नुसरत वाहिद साहिबा कह रही हैं कि मुलाकात तो करवाएं ना, मुलाकात तो इजाज़त दें, क्या कहेंगी? हमारी बहन ने कहा कि वहाँ उनको काफ़ी हर्डल्स हैं खान साहब को, और उनको जो है खाना खुद बनाना पड़ रहा है, कपड़े खुद धोने पड़ रहे हैं। तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ की कोई ख़बर ही नहीं है, और एक तरफ ये ख़बरें बाहर आ रही हैं। तो बात एक करें ना। और दूसरी बात, अगर खान साहब कपड़े धो रहे हैं या खाना पका रहे हैं, इससे इत्तेजाज की कॉल और सुमित कॉन्फ्रेंस का क्या ताल्लुक बनता है? हाँ मैडम, जवाब दें नुसरत साहिबा।
आखिरी जुमला नहीं मैंने सुना, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि अगर वो खुद खाना पका रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो इनको खबर कैसे आ रही है। और दूसरी बात है, फिर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं तो उसको एससीओ को क्यों, समिट कॉन्फ्रेंस को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या कहेंगी आपकी दोस्त उज़मा कामरान साहिबा कह रही हैं? जी मुझे पता है, बात करिए। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रही हूँ, जब मैंने ये बात की थी कि ये इस किस्म की खबरें आ रही हैं, लेकिन इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि किसी का कोई कांटेक्ट नहीं है। जब आपको कुछ पता नहीं होता, जब आप टोटल अंधेरे में होते हैं, तो फिर इसी तरह कोई इधर से गॉसिप फैलाता है, कोई उधर से फैलाता है, और फिर ये चीज आगे चलती जाती है। तो इस पर मैंने पहले कह दिया कि इसमें कंफर्म कुछ नहीं है, इसलिए सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात चाहिए। और दूसरा ये कि जो सबमिट हो रहा है उसके लिए कोई नुकसानदेह हो जाएगा, तो मैं इनको बता दूं कामरान साहबा को कि यहाँ पे नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया में इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं और उसके बाहर लोग खड़े होकर एहतजाज कर रहे होते हैं। इसमें जरा भी किसी कॉन्फ्रेंस को फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि वो लोग जो हैं वो उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। अगर कोई कंप्लेन है, कोई चीज है, तो उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं होता कि गोलियां चलाते हैं, शेल फेंकना शुरू हो जाएं और कोई इस तरह की चीजें करें। आपको पता है बुलेट गन से जो मारी गई हैं चीजें, पूरे जिस्म लोगों के जख्मी हुए हैं। तो ये चीजें जरा सोच समझ के इस्तेमाल करनी पड़ेंगी उनको, अगर खुदा न खास्ता वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कॉल जो है ये यूथ की है। इसमें बड़े लीडर्स जितने हैं, जैसे गौहर हैं या उमर अयूब हैं या बाकी और लोग हैं, इन सब ने डिनाई किया है कि हम इस किस्म की कोई चीज नहीं करेंगे। लेकिन यूथ मानने वाली नहीं है, वर्कर्स मानने वाले नहीं है। वो चाहते हैं कि उनको पता चले कि खासकर किस हालत में है, और इससे समिट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो डी चौक में होंगे, कॉन्फ्रेंस कहीं और हो रही होंगी, और वो बिल्कुल उनकी रोड डिफरेंट है, हर चीज डिफरेंट है। हाँ, ये कंटेनर लगा के उसको उस तरह ना करें जैसे इन्होंने पहले किया था, तो इस्लामाबाद खुला रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आके कुछ 100 लोग बैठ जाते हैं डी चौक पे, तो उससे कोई नुकसान नहीं। हाँ, उज़मा साहिबा ये भी कह रही हैं कि ये मुल्क दुश्मनी है, क्योंकि आप बाद में भी एहतजाज कर सकते थे। 15 तारीख को एहतजाज क्यों, उसके बाद भी हो सकता है। 16 तारीख को 17 को करते हैं, 18 को करते हैं। 18 के बाद तो खान साहब के वो जो उन्होंने उनको पर्दे पे रखा हुआ है, वो पर्दा हट जाएगा और लोग जाके मिलना शुरू हो जाएंगे। हमें तो सिर्फ खतरा ये है कि इज ही फिजिकली ऑल राइट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि उनके कान में दर्द था, वो पहले भी था, और उस कान के दर्द की वजह से लोगों ने उनके सर में दर्द होना शुरू हो गया था। डेफिनेटली जो इस प्रोसेस से गुजरा हुआ है कि उसके कान में या उसके दांत में कभी दर्द हुआ हो, तो वो पूरा हिस्सा जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर होता है, सर तक उससे इफेक्टेड होता है। तो अगर वो कान में दर्द पहले भी था, और डॉक्टर तो मिलता ही नहीं है ना, आपको पता है, 2-2 महीने वो कंप्लेन करते रहते हैं, उनको डॉक्टर नहीं मिलता। अपना डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है, जो गवर्नमेंट के डॉक्टर है वो तक आगे चेक नहीं करते हैं। तो ये मुल्क दुश्मनी क्या होती है कि जो 180 सीटें जीतने वाला है उसको उठा के जेल में फेंक दो, और 47 के लोगों को उठा के हुकूमत दे दो, और फिर वो जिनके पास ये अथॉरिटी ही नहीं है, क्योंकि वो 47 फॉर्म के बनाई हुई गवर्नमेंट है, उनके पास ये बिल्कुल अथॉरिटी नहीं है किसी सूरत में वो कोई आईनी तब्दीली लेके आए या कोई इस तरह की चीज करें। तो ये 15 की डेट इसलिए रखी गई है कि 18 को तो खुद ऑटोमेटिकली वो चीज हट जाएगी, जो पार्टीशन लगाई हुई है एम्बार्गो, तो वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर खान साहब इंशाल्लाह सबसे मिल भी सकेंगे, जर्नलिस्ट तबीयत की बहनों से। बड़ी मेहरबानी नुसरत भाई साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया स्टूडियो में। उज़मा साहिबा मेरे साथ स्टूडियो में, और वीडियो कॉल पे मुरकुलाई साहिबा हैं, वो मेरे साथ वीडियो कॉल पे रहे। मैं ब्रेक के बाद आता हूँ, डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। वेलकम नाज़रीन, स्टूडियो में मेरे साथ उज़मा कामरान साहिबा हैं, वीडियो कॉल पे जूम पे मेरे साथ हैं मुरकुलाई साहिबा दुबई से, दोनों मेरे साथ हैं। उज़मा साहिबा, मतलब उन्होंने कहा कि हमारे से सिर्फ मुलाकात करवा दें, और आपको पता है इतनी बड़ी समिट ऑन कॉन्फ्रेंस, कभी मुलाकातें होती हैं, कभी मुलाकातें नहीं होती, लीडरशिप जेल में जाती है, ये एक तारीख है, पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है, क्या कहेंगी? मेरे साहब, शाम को ही मैंने जो है वो न्यूज़ में सुना है कि जेल से ये पैगाम पब्लिश हुआ है कि खान साहब खैर व आफियत से हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तशवीशनाक हो। तो ये सिर्फ एहतजाज जो है बहाना है। आप माजी में देख सकते हैं, जब चीनी सदर जो हैं, जो 2014 में विज़िट करने आ रहे थे पाकिस्तान, तब भी यही चीज़ हुई थी।
खान साहब ने अपना तजुर्बा बताया था आगे। मैं मुरकलाई साहिबा, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। जिस तरह आप कह रही हैं कि हमारे यहाँ वेजेस और सैलरी भी उसी तरह बढ़ती है जिस तरह इन्फ्लेशन होती है, आपको पता है जिस तरह चीजें बढ़ती हैं तो हमें पर्क्स फैसिलिटीज उसी तरह देती हैं। दुबई वाकई आप सही कह रहे हैं, यूरोप के लोग बहुत आते हैं, अमेरिका के लोग बहुत आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, हमने विजिट किया है। बड़ा एक पीसफुल माहौल है, बड़ी बिजनेस एक्टिविटीज हैं वहाँ, लोग चाहते हैं हम इन्वेस्ट करें और पूरी दुनिया से लोग आते हैं वहाँ। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं आपको सिर्फ एक चीज बताती हूँ। 3 दिन पहले की बात है, मैं अबू धाबी के अंदर थी, मैं अपनी फैमिली के साथ गई हुई थी, तो मैंने कुछ ऑर्डर किया था। अब ऑर्डर आपको पता है वो एप्पल की चीज थी, आईफोन था, ठीक है, आईफोन 16 था और उसके साथ एक मेरी वॉच थी। तो मैं उधर नहीं थी, तो मेरी हमारी घर की बिल्डिंग है 17th फ्लोर तक की, तो हम लोग की रिहाइश 10th फ्लोर पर है। तो मैं अबू धाबी में थी, मुझे राइडर का कॉल आता है कि मैडम आपका पार्सल है। शायद वो कुछ घंटे पहले आ गया था, मैं ऑन द वे थी। तो मैंने उसे कहा भाई आप मेरे डोर के बाहर रख दो और मुझे ना कुछ चीज चाहिए। उसने क्या किया, पिक्चर लेके मुझे सेंड कर दी। आफ्टर 6 आवर व्हेन आई रीच, मैंने देखा मेरा पार्सल एज इट इज है, वहीं का वहीं दरवाजे के बाहर रखा हुआ है और वहां पे उस पे लिखा हुआ था कि वो एप्पल का पार्सल है। उसपे आईफोन था, ये था, ये भी नहीं कि कोई और चीज हो। तो महफूज चीज है। अब ये चीज सोचें कि एक आप गाड़ी का कोई पुर्जा, कोई सीट, क्या कहते हैं, साइड मिरर्स है, आप अगर अपनी गाड़ी कहीं बाहर भी पार्क करो थोड़ी देर के लिए, आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर या कहीं या उस जगह पर आपकी गाड़ी सेफ रहेगी 10 मिनट के लिए भी? हमारी गाड़ी 10 मिनट, बाबा कहीं गए थे अंदर, बाहर आए तो गाड़ी गायब है। 10 मिनट में कैसे वारदात कर सकते हैं? सही। अब सिर्फ ये चीज सोचें। तो आईफोन आपको पता है इट्स एक्सपेंसिव थिंग, एंड आप घर के दरवाजे के ऊपर जहां पे इतने सारे लोगों का आना जाना होता है, कोई ऐसी चीज नहीं थी। चीज ये होती है ऑनेस्टी, ये कंट्री की तरफ से है ना, कोई कुछ करेगा कंट्री उसको रिपोर्ट कर देगी, तो वो डर हर जगह पे होना चाहिए। मतलब आप जो लॉ की बात कर रही हैं, जो जजा सजा की बात कर रही हैं, वहां कानून है, रिट ऑफ, आपको पता है रिट है वहां। यही तो है। अब आप सोचें, गाड़ी के अंदर आप खाना खा रहे हो, कौन आपको उधर वॉच करेगा? अब वो सामने से कैमरा ऐसा है, खाना खा रहे थे मेरे कजन, वो जा रहे थे, कैमरा ने वॉच करके उनके फोन पे फाइन आ गया 350 दिरहम का कि आप गाड़ी में खा नहीं सकते। आप सामने से स्ट्रीट का कोई क्रॉस कर रहे हो, कोई लाइट को सामने से कैप्चर हो गई आपकी पिक्चर, आपको कोई भी आपके फोन करके आपको अपडेट नहीं करेगा, आपके पास मैसेज आएगा आपकी एमिरेट्स आईडी के ऊपर, आपको फाइन मिल जाएगा। तो ये चीज रहती है, तो हम यहाँ पे रूल्स के साथ रहते हैं ना, चीज करने से डरते हैं, लेकिन ये हमारे लिए तो फायदा है। और किसके लिए फायदा है? सही। उसमें सब जो रिट ऑफ गवर्नमेंट आपको पता है वहाँ जो है, आपको पता है रियासत की, वो आपको पता है वहाँ सबसे ज़्यादा सख्ती है। और जिस मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर जजा सज़ा नहीं होगी, पनिश नहीं होगी, फाइन नहीं होगा, और ये आपको पता है उस शहर में, उस मुल्क के अंदर लोग कानून तोड़ते हैं। हमारे पास जिस तरह आपको पता है ट्रैफिक के कवानीन आपके सामने, जिस तरह लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, आपको पता है, क्या कहेंगी? इम्तियाज़ भाई, मेरी बहन ने बात की दुबई की, तो सिर्फ और सिर्फ रियासत का ही काम नहीं होता, रियासत बनती आवाम से। आवाम भी ठीक होनी चाहिए, जमहूरियत से, जमहूरियत भी होनी चाहिए। बात काटूंगी, बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा नहीं, मईशत भी ठीक होनी चाहिए, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। आवाम का तो कोई दारमदार इधर चीज पे है ही नहीं। आवाम पे तो इधर की जो रियासत है वो डिपेंड ही नहीं करती है, चाहे इधर का खुद का बंदा भी हो। ऐसा नहीं कि इधर के बंदे को इतना फेवरेटिज्म दिया जाता है, नहीं, चाहे वो इधर का बंदा हो या कोई हो, कुछ भी करेगा, उधर के यहाँ की जो रूल्स है ना, वो उसको यहाँ से निकाल देंगे, एज फॉरन एज रिपोर्ट कर देते कि ये ब्लैक लिस्टेड इंसान है। तो आवाम तो यहाँ पर मेजॉरिटी, आप देखो अभी हमारी कंट्री के वीजा क्यों बंद किए हैं, बड़े बड़े कितने एस्टेब्लिश लोग हैं जो यहाँ पर गवर्नर, उनके वीजा नहीं लग रहे, दुबई नहीं आ पा रहे। अब दुबई के अंदर अभी जैटेक्स शुरू हो रहा है मंडे से, टेक का सबसे बड़ा यहाँ पे एक वो होता है इवेंट, और पूरी एग्जीबिशन लगती है, वर्ल्ड वाइड के लोग आते हैं। पाकिस्तानी पीपल हार्डली गेट देयर ओन वीजा, यहाँ पर मिल ही नहीं रहा, उनको विजिट पे नहीं मिल पा रहा। तो देखें ना, इस तरीके से, जबकि पाकिस्तान से बहुत बिजनेस दुबई में आता है, लेकिन वो अपने लोगों को सेफ रखने के लिए, अपनी कंट्री को सेफ रखने के लिए उन्होंने वीजा बैन कर दिया है।
सही, हाँ, जिस तरह आप जिस तरह करें बाकी मुल्क का कानून तो आपको पता है ना, हर फर्द हर शहरी, और डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, अमीर के लिए एक कानून, गरीब के लिए दूसरा कानून, एक बराबरी है उज़मा साहिबा, बराबरी तो है यार, क्या कहें। जब कानून अपने दायरे में रहते हुए फैसले करता है तो उन फैसलों के ऊपर सियासी तंजीमें एहतजाज की कॉल दे देती हैं, आवाम एहतजाज करने लगती है, तो आइन की पासदारी करना, मैंने वही कहा कि हर पाकिस्तानी का, हर सिटीज़न का फ़र्ज़ है। हमारे पास कितने केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग वर्क रहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि आप इन पेंडिंग वर्क्स को कंप्लीट करें, तो हमारी जुडिशरी जो है वो फास्टली फैसले देने शुरू कर देती है, जिसके ऊपर फिर सियासी एहतजाज शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, पाकिस्तान या दूसरे ममालिक या हमारी जुडिशरी? देखें, आपको पता है कि आप जिस तरफ इशारा दे रही हैं कि हमारे पास जमहूरियत है, वहां बादशाहतें हैं, और वहां एक कानून तो एक अलग चीज होती है ना, आपको पता है कानून पे तो इम्प्लीमेंट हो सकता है अगर जमहूरी हमारे पास भी शिक्स बनी हुई है, हमारे पास भी कानून है। देखें, आपको पता है एहतजाज भी होते हैं, लेकिन इकोनॉमी भी चलती रहती है, मैशियत भी होती रहती है, स्टेबिलिटी भी होती है, सब चीजें होती है। क्या कहेंगी मुल्क साहबा? इम्तियाज जी, मैं यही बात आपसे कर रही हूँ। देखिए, ये जो चाहे जमहूरियत की बात हो या बादशाहत की बात हो, मैं एक चीज आप पे बोलूंगी, एक चीज सिंपल सा आपको रूल करना पड़ता है, जिसमें ना आपकी जमहूरियत आएगी ना आपकी बादशाहत आएगी। यहाँ पर एक रूल रहता है कि अगर सामने वाला बंदा गिल्टी है तो दोनों को, जो गिल्टी है और जो जिसके साथ हुआ है कुछ, उन दोनों को सामने कन्फ्रंट करने के बाद जिसका भी रहता है सामने सामने बिठा के उनको फाइन दिया जाता है। ये नहीं, और ये कोई भी ये चीज की सेफ्टी होती है कि दोनों को ही उसी एक ही स्टेज पे रखा जाता है और दोनों को फाइन दिया जाता है, ताकि वो सामने वाला भी वो गलती ना करे और जिसने गलती की है वो वापस रिपीट ना करे। सही। तो ये दोनों के लिए न्यूट्रल चीज हो कि वो दोनों को फाइन मिल जाता है ना, तो वो सामने वाले ने अगर चीखा है, पुकारा है, या कोई भी चोरी डकैती कुछ भी की है और सामने वाले ने अगर उसको मारा या कुछ भी किया, तो वो दोनों के ऊपर डिवाइड होती है चीज। ये नहीं कि एक को गिल्टी बोले करेंगे, ताकि सामने वाली चीज को एक श्योरिटी मिल जाए कि ये कंट्री सिर्फ पीस चाहता है और कुछ भी नहीं चाहता है। और आपको पता है मुल्क, आपको पता है कि पाकिस्तान से जब फ्लाइट लेकर दुबई पे पहुंच जाता है तो उसके जहन में होता है कि मुझे अब कानून नहीं तोड़ना, और मुझे जो है ना उस तरह चलना है जिस तरह उस कानून के तहत, वो कानून का कहते हैं ना खौफ होता है, डर होता है, आपको पता है वो चीज। वही पाकिस्तानी जो होता है दुबई में, अमेरिका में, हर जगह उसी कानून को फॉलो करता है। वो फिर कराची एयरपोर्ट पे उतरता है, वो उसी तरह हो जाता है, फिर वो कानून तोड़ता है, आपको पता है। सेम, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं यही चीज बोलूंगी कि देखें, कानून किस चीज पर है। आपका पैसा आपको बहुत प्यारा है, ठीक है, सबसे मेन चीज है इंसान का पैसा, इंसान की असर। वो आपकी गलती के ऊपर आपके पैसे काटते हैं ना, वो ये नहीं कहेंगे आपके ऊपर आके आपको जेल में बंद कर देंगे, आपके ऊपर बोलेंगे यहाँ नहीं आओ। इजीली आपके पैसे जो आपने खुद कमाए हैं उसका अच्छा खासा परसेंटेज डिडक्ट हो जाएगा आपकी की हुई गलती के लिए, जो आप उस कंट्री को नुकसान पहुंचा रहे हो। चाहे वो आप कचरा फेंको, चाहे आप ट्रैफिक का रूल तोड़ो, चाहे आप किसी के साथ बदतमीजी करो, कुछ भी करो। आपको पता है यहाँ पर अगर आप मैसेजेस के ऊपर भी किसी के साथ लड़ रहे हो, नॉर्मल लड़ाई कर रहे हो, और वो अगर सामने वाले जिसी को जाके पुलिस को भी दिखा दिया ना, उस पर भी आपको फाइन है यहाँ पर, कि किसी के साथ आप मिसबिहेव भी नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी हो। सही। ये बहुत छोटी छोटी चीजें रहती हैं, इस चीज को कोई भी मतलब दूसरी कंट्री में मैं देखती हूँ ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अगर कहीं भी सोचूंगी कि नहीं मुझे यूएस से अगर पासपोर्ट मिल रहा है, मुझे यूके से मिल रहा है तो मैं वहां जाऊं, नहीं, मुझे दुबई छोड़ के मैं चाहूंगी भी नहीं कि मैं कहीं और कंट्री पे जाऊं, तो यहाँ पे मुझे ईज है, यहाँ पे मुझे फ्रीडम और सेफ्टी है। ब्रेक का टाइम हो गया है, आप टेलीफोन वीडियो कॉल पे रहें और आप स्टूडियो में ही हैं मेरे साथ। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम है, ने मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रह चुके हैं, अभी भी एमएनए, वुमेन विंग कराची के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नजरियाती तौर उनका ताल्लुक है। शाहिदा रहमानी साहब मेरे साथ हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। आप पीपल्स पार्टी एक
जमहूरी अवामी आइन की बानी सियासी जमात है, जिस तरह मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मोहतरम जनाब सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी साहब की कोशिश होती है मुफाहमत और आइनी तरमीम, आपको पता है कानून में तरमीम करना ये असेंबली का काम है, आइनी अदालत को सब सपोर्ट करते हैं। माजी में जिस तरह मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 1930 की बात की थी, लंदन में गोल मेज कॉन्फ्रेंस की के उस टाइम भी कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आइनी अदालत की बात की थी, क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया इम्तियाज। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक तारीखी हकीकत है कि 1930 में जब पाकिस्तान का वजूद भी नहीं था और पाकिस्तान बनाने की तहरीक का आगाज हुआ था, बल्कि ये हुआ था कि जहाँ मुस्लिम और हिंदू आबादियों हैं उनको अलग रियासतें बनाई जाए। उस वक्त जब ये कोशिश की जा रही थी, अभी 1940 ये करारदाद भी नहीं हुई थी, 1947 भी नहीं हुआ था, उस वक्त ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने उस वक्त ये नजरिया पेश किया। और फिर ये चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरह आपने कहा कि पार्लियामेंट का काम होता है आइन बनाना, आइन में तरमीम करना, कानून साजी करना, ये पार्लियामेंट का काम है, ये किसी भी इदारे का इस्तेकात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का काम है। और पार्लियामेंटेरियन ज्यादा अपना वक्त जो है वो कानून साजी पे ही सर्व करते हैं। और ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ 1973 का मुत्तफ़िक़ा आइन पेश किया, बल्कि 18th अमेंडमेंट जैसी अमेंडमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 से 13 जब हमारी हुकूमत थी, सादा अक्सरियत में थे, हमने उस वक्त भी आपने देखा कि कंसेंसस के साथ जमहूरी रास्ते को इख्तियार करते हुए तमाम पॉलिटिकल जमातों को, सिविल सोसाइटी को इसमें इन्वॉल्व किया। और बिल्कुल इसी तरह भी आपने देखा कि जब ये 26वीं आईनी तरमीम होने जा रही है, और ये आज का नहीं, 2006 में 2006 में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और उस वक्त के पाकिस्तान पार्लियामेंट के जो सरबराह हैं और थे नवाज शरीफ साहब के दरमियान जब वो मिसाक़ जमहूरियत हुआ, तो आपने देखा कि उस वक्त तमाम पॉलिटिकल जमात उसके सिग्नेटरी थे, जिसमें इमरान खान साहब भी थे, दीगर अदर पार्टीज के भी रहनुमा सरबराह थे, और सबने ये पे इत्तेफाक राय से एक्सेप्ट किया कि जी हमें अदालती इस्लाहात होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम जरूरी है, नागुज़ीर हो चुका है, और इस पर सबके सिग्नेचरी थे। और उसके बाद देखें कि आज आप लोग कहते हैं कि जी 18 अमेंडमेंट में क्यों नहीं हुआ, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने इस पे एग्री नहीं हुए। जब आप कंसेंसस बिल्ड करते हैं, जैसे आज हो रहा है कि हम बार बार जो है मौलाना फजल रहमान साहब के पास जा रहे हैं, मुसवदा दिखा रहे हैं, उनका मुसवदा ले रहे हैं, तो इसी तरह जब पार्टीज के साथ निगोशिएशन होती है तो उसमें गुफ्त शनीद के अंदर मामला जब तय पाते हैं तो कुछ हम अपनी मानते हैं, कुछ दूसरे की मानते हैं। और उस वक्त नवाज शरीफ साहब इस पर एग्री नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि गुज़िश्ता 10-12 सालों के अंदर जो अदालती इस्लाहात ना होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, जो मुल्क में इस वक्त लाखों के हिसाब से मुकदमा ज़ेरे इल्तिवा हैं और कोर्टों से वो रिजल्ट नहीं आ रहा, जो वो जस्टिस और देखें नहीं कि तनज़्ज़ुली का शिकार है हमारी पाकिस्तानी अदालतें, और यही वजह है कि और जिस तरह सियासी मुकदमात बनाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन होती रही। और ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का विजन था, जिसको लेकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चल रहे हैं, और आपने देखा कि इस वक्त उन्होंने एक कंसेंसस बिल्ड किया, तमाम बार से कोशिश की खिताब करने की, सिंध बार से की, बलूचिस्तान बार से की, उसके बाद सिविल सोसाइटी से की, तमाम पॉलिटिकल जमातों से की। और ये भी आप जानते हैं कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हम नंबर गेम्स नहीं कर रहे, हम ये चाह रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल जमातों के साथ कंसेंसस से हम ये अमेंडमेंट लेकर आए जिसमें अदालती इस्लाहात हों, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हों। जिस तरह आपने कहा कि पीपल्स पार्टी की एक तारीख है, इससे कोई शक नहीं है, कुर्बानी, जद्दोजहद, आइन, कानून साजी, इससे कोई इनकार। 1973 का आइन आपको पता है पीपल्स पार्टी ने दिया, इस मुल्क के अंदर आइन नहीं था। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपको पता है कि पार्लियामान की मजबूती और जो आइनी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, वो आइनी अदालत को चाहें। आपको पता है जुडिशल एक्टिविज्म, जुडिशरी ने जो माजी में किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, क्या कहेंगी? बिल्कुल आपने वजह फरमाया। आप देखें कि जब माशाल्लाह लगा
اور جب ڈکٹیٹر اس ملک میں آئے تو ان عدالتوں نے نظریہ ضرورت کے تحت نہ صرف ان کو جائز قرار دیا بلکہ ان کے پیروکار بن کے ان کے ساتھ کام کیا. اور منتخب حکومتوں کو جب ختم کیا گیا، منتخب وزیر اعظم کو تخت دار پہ ایک جھوٹے کیس میں لٹکا دیا گیا، تو یہ عدالتیں اس کا حصہ رہیں اور عدالتوں نے غلط فیصلہ کیا. اور دیکھیں کہ آج 50 سال کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں یہ کہا گیا کہ ہاں وہ یہ غلط فیصلہ تھا. تو ہم بھٹو صاحب کو واپس تو نہیں لا سکتے. ایک عظیم رہنما کو اس ملک میں ہویا نہ صرف یہ بلکہ دیکھیں کہ پاکستان جو ترقی کے راستوں پہ گامزن تھا وہ تنزلی کے راستے میں گیا. ہمیں دہشت گردی ملی، ہمیں افغان مہاجرین کی صورت میں ایک بہت بڑا نقصان ہوا، کلاشنکوف کلچر آیا، ٹیررزم، مذہبی انتہا پسندی عروج پہ ہوئی، لسانیت، فرقہ واریت اور عصبیت، اس کا پرچار کیا گیا، اس میں قوموں کو لڑوایا گیا، پاکستانی قوم کو تقسیم کیا گیا اور پاکستان اس کا نتائج آج تک بھگت رہا ہے. اور اس کے بعد یہی نہیں، آپ نے دیکھا کہ ان عدالتوں نے کس طریقے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اور ہمارے 70,000 سے زائد کارکنوں کو کوڑے لگائے گئے، پھانسیاں دی گئیں. بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا شاہدہ رحمانی صاحبہ، عظمیٰ صاحبہ، آپ کی بڑی مہربانی. جو ملک کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور ملک کی معیشت، سیاست آپ کو پتہ، استحکام آنا چاہیے، اور ادارے کی اپنی ڈومین ہے، اس میں رہے. اسی کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ.